So we are continuing with chemistry chapter 2, chemical bonding, and in the first part, in the first video of this particular chapter, we understood the requirement for an atom to achieve stable electronic configuration, and an atom of any element achieves this stable electronic configuration by sharing, or by donating, or by accepting electrons, and it tries to achieve the nearest noble gas configuration. So these all things we studied, and then there was this introduction to electrovalent bond, which is basically formed by donation and acceptance of electrons, and formation of positive and negative ions, and these ions, they stick together with the help of electrostatic forces, and that's why this particular bond between two atoms, one of which is necessarily a metal and the other one is non-metal, is known as electrovalent or ionic bond. In today's class, I'm going to, actually this is the second time I'm recording this video. The first time I recorded the whole particular lecture, and there was some glitch in the recording software, and the whole uh, the lecture was not recorded, and I'm doing it again. That's why you see everything is already highlighted. So let's start. Let's start with the topic, that is conditions for the formation of an electrovalent or ionic bond. So see, there are three requirements which the atoms which constitute an electrovalent or ionic bond should fulfill. ओके, तो जो मेटल होता है आयोनिक बॉन्ड में, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए. ये पहली रिक्वायरमेंट है. What is the first requirement? That the ionization potential of a particular atom, ये जो particular atom बोल रहे हैं वो metallic atom की बात कर रहे हैं. metals का ionization potential कम होता है, तो एक atom जो भी electrovalent bond में part लेगा उसका ionization potential low होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर पाए और कैटायन इजीली बना पाए. ठीक है. सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने चाहिए वन ऑफ द एटम के पास. मतलब जो दूसरा एटम है वो नॉन मेटालिक होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन, नेगेटिव आयन बना पाए. राइट. तो ये दोनों चीजें जब होगी, एक एलिमेंट के पास, एक एटम के पास लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, मतलब वो मेटालिक होगा, ज्यादा मोर मेटालिक, और दूसरे एलिमेंट एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, मतलब वो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा. ठीक है. ये दोनों चीजें सबसे पहले बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी जाके ये मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे बाय डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, ये तो क्लियर हो गया. थर्ड क्या चीज है? थर्ड जो चीज हमको चाहिए, दैट इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इजी हो जाएगा. ठीक है. लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर एक एलिमेंट ज्यादा पॉजिटिव और दूसरा ज्यादा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इजीली होगा, और ज्यादा आयोनिक नेचर होगा उस बॉन्ड का. ठीक है. हमें पता है कि ग्रुप 1, 2 और 13 के जो मेटल्स है, ठीक है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सबसे ज्यादा है, और ग्रुप 15, 16 और 17 के जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा है. तो इनके बीच में आयोनिक कंपाउंड बनते हैं. ठीक है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवायलेंट या आयोनिक कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड. क्यों? क्योंकि सीजियम कहां पे एग्जिस्ट करता है पता है? ग्रुप 1 के बॉटम में, जहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और फ्लोराइड ग्रुप 17 में सबसे टॉप पे है, जहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है. इसलिए सीजियम फ्लोराइड इज द हाईएस्ट और मोस्ट आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड.
तो हमेशा याद रखना है जो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है वो हमेशा नॉन मेटल और मेटल के बीच में ही बनते हैं और उनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये इतने स्टेबल क्यों होते हैं? ये स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, बहुत हाई रहता है। और ये हाई होने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में सोडियम कैसे सोडियम आयन बनता है, क्लोरीन कैसे क्लोराइड आयन बनता है, और कैसे ये दोनों साथ में स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस। और इसीलिए ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल, वेरी स्टेबल। ये कुछ एग्जांपल्स है, दीज आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स out of thousands of different ionic or electrovalent compounds: sodium chloride, magnesium chloride, calcium oxide, potassium bromide, calcium chloride। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डिस्कस किया है, जो मैंने ऑलरेडी, इफ यू रिमेंबर, आई वुड लाइक टू शो यू कि लास्ट क्लास में मैंने ये करवाया था। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने तुम्हें बताया था सोडियम के बारे में, कैसे सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और कैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, और ये दोनों साथ में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी तुम्हारे साथ, दे आर अगेन डिस्कसिंग इट, बट इस टाइम पे जब सिर्फ मैं इसका रिविजन ले लूंगा, तो सोडियम का जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है विच इज 2,8। ठीक है, तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है? देखो, सोडियम के एटम और सोडियम के कैटायन में बहुत फर्क है। सोडियम का एटम सिल्वरी वाइट होता है, पॉइजनस होता है, बहुत एक्टिव होता है, इनकम्प्लीट होता है उसका आउटर मोस्ट शेल, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, और कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सोडियम का कटायन, इट इज कलरलेस इन अपीयरेंस, नॉन पॉइजनस, inactive, it is chemically non-reactive, its outermost shell is completely filled, it is positively charged, it is not electrically neutral like sodium atom, and it exists independently। तो ये सारे फर्क है सोडियम एटम और सोडियम कैटायन में। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इतना फर्क आ जाता है, जस्ट इमेजिन, एक इलेक्ट्रॉन इतना डिफरेंस एक एटम में क्रिएट कर सकता है। क्लोरीन के साथ भी यही बात है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो था 287, लेकिन वो अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, सो जैसे ही वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, वो क्लोराइड आयन बन जाता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या फर्क है क्लोरीन एटम और क्लोराइड एनायन में? देखो, क्लोरीन एटम येलोइश ग्रीन कलर का होता है, क्लोराइड एनायन कलरलेस होता है। क्लोरीन एटम पॉइजनस होता है, क्लोराइड एनायन नॉन पॉइजनस होता है। क्लोरीन एटम सफोकेटिंग होता है, क्लोराइड एनायन ओडरलेस होता है। क्लोरीन एटम बहुत एक्टिव है, रिएक्टिव है केमिकली, क्लोराइड एनायन इनएक्टिव है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, एक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है। क्लोरीन एटम का आउटर इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है, लेकिन क्लोराइड एनायन का कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है। क्लोरीन एटम न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो। क्लोरीन एटम नॉन इंडिपेंडेंट है, मतलब इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, बट क्लोराइड एनायन इंडिपेंडेंट है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन इफ इट कैन, बट इट कैन नॉट, बिकॉज जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और बिकॉज ये लेन देन के लिए उनको पास आना पड़ता है, और जैसे ही ये लेन देन पूरी हो जाती है, जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कूलम फोर्सेस, जिसकी वजह से कूलम फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है और दोनों साथ में चिपक जाते हैं, जिससे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, जिसको हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से। कॉमन सॉल्ट, राइट, सोडियम क्लोराइड। मोस्टली सारे सॉल्ट एक
केमिकल है, ठीक है। सारे सॉल्ट आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के ही होते हैं। सारे सॉल्ट मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक से ही बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब हम जो सीखने वाले हैं इस क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर ल्यूविस सिंबल या फिर ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। ये एक साइंटिस्ट था, हेनरी ल्यूविस नाम था शायद उसका। ये केमिस्ट ने क्या किया कि ये जो मगजमारी करी हमने लास्ट क्लास में, और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम के बड़े बड़े एटम के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं उसको पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए, इससे हमें छुटकारा मिल गया। कैसे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी एटम है तो तुम उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही बना दो, बस पूरा एटम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H लिख लो और सिंबल के अराउंड उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बना दो। तो हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है और वो एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। तो हाइड्रोजन विथ वन डॉट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन का सिंबल बनाओ और उसके अराउंड ऐसे 6 डॉट्स डाल दो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वो लोग ने क्रॉस बनाया है। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा डॉट यूज करो, तुम क्रॉस भी यूज कर सकते हो। डॉट्स एंड क्रॉसेस, dots and crosses can be used as the symbols of electron which are present in the outermost shell of any atom of any element, and then you can represent the whole process of chemical bonding, whether it is electrovalent bond or covalent bond, does not matter, with the help of Lewis dot structure, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम Na+ बन गया, क्लोरीन Cl- बन गया, और दोनों एक साथ एक बॉन्ड बना के रहने लगे। तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये सेम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पहले बनाया हुआ है जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से बंद हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब किया हुआ है तुम्हारे सामने। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले मैंने कंपाउंड का नाम लिख लिया। अभी तुम प्लीज ये याद रख लो कि एग्जाम में यू आर गोइंग टू फेस सच क्वेश्चंस वेयर they will tell you, they will ask you to make or prepare the electron dots with the help of electron dot structure, the formation of magnesium chloride. Explain the formation of magnesium chloride with the help of electron dot structure. This is how they are going to ask you the question. Okay, so you don't get confused, you just follow the steps which I am showing you and it will become easy. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखना है तुम्हें, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाजू में क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल फॉर्मूला जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम है, 1, कितने क्लोरीन के एटम है, 2, ये लिख लेना है, ठीक है। फिर तुम्हें लिखना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर तुम्हें ये साइड में क्लोरीन लिखना है, उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा और उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो मैंने क्लोरीन के 2 एटम बनाए हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से, जो मैंने क्रॉसेस से बताए, 7 क्रॉस बना दिए। अच्छा, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो से मैंने दिखाया है कि क्लोरीन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में जा रहा है। कितने क्लोरीन का एटम है, 2, जो मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने 2 क्लोरीन बना दिया यहाँ पे और एक मैग्नीशियम। तो एक मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 एटम 2 अलग अलग क्लोरीन एटम्स को डोनेट करता है एक एक करके, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज दिस मैग्नीशियम, बिकॉज इट्स डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट एक्वायर्स अ 2+ पॉजिटिव चार्ज। 2+ मतलब
उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हो गए 12, जो 12 ही थे पहले से 12 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10, इसलिए उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज जो अक्वायर करेगा वो होगा 2+ Mg2+। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इज बेसिकली एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बट क्लोरीन अकेला 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 2Cl एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स 2Cl1-, मतलब दोनों क्लोरीन 1-1- ऐसा नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेते हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ you show the formation of magnesium chloride with the help of electron dot structure। ये सब लिखना जरूरी है। अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये देखो। तो इसके बाद मैंने बताया है कि एक मैग्नीशियम जो सेंटर में है वो 2+ चार्ज रखता है, एक क्लोरीन 1-, दूसरा क्लोरीन 1-, और ये तीनों के बीच में देर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ attraction which makes the compound MgCl2 magnesium chloride an ionic or electrovalent compound, right? So this is basically the whole formation of magnesium chloride discussed with you with the help of steps, and this is how you should explain in your answer when they ask you to explain the formation of magnesium chloride with the help of Lewis dot structure. This is what all you have to write। ठीक है, अब यहां पे तुम अगर देखोगे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तो इसको वो लोग ने पैराग्राफ वाइज एक एक चीज लिख के समझाया है, जो बहुत सही है। फाइनली वो वही लिख रहे हैं जो मैंने लिखा है, लेकिन ये लिख के क्यों समझाया है? बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड when you will be asked in exam you don't need to write everything in paragraph form। लुइस डॉट स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हो, और ये जो इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं जो हमने भी लिखे हैं उसका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? और तुम्हारा आंसर को तुम इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? और एक कंपाउंड है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मैंने बताया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। चलो कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे काम करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, पहले तो उसका फॉर्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? 1 एटम ईच ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना है? 1 एटम ईच ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या है? 20। प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2882। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है? 8। प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कैल्शियम ड्रॉ किया, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 डॉट बना दिए। ऑक्सीजन ड्रॉ किया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 क्रॉसेस बना दिए। तो कैल्शियम को अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आर्गन जैसा, आर्गन राइट, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, और ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। इसके लिए कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, जो मैंने यहां पे रेड एरो से दिखाया है। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी एक्सप्लेन किया है। भाई कैल्शियम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं उसमें से, और वो Ca2+ बन जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं और वो क्या बन जाता है? O2-। Ca2+ और O2- ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अब जनरेट हो गया है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बनता है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे तुम कितने भी, कोई भी, अगर तुम्हें नॉलेज है एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अलग अलग एटम्स का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल में, तो तुम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? तो ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो एक एक एक, एक बात यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट खत्म होने वाला है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो मैंने छोटा वीडियो पहले डाला था, आज छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ, ये पार्ट खत्म होने आया, ठीक है? अभी एक बात थोड़ा सा
नोटिस कर लो, ध्यान में रख लो कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनने का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। जहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक रीडॉक्स प्रोसेस होता है। रीडॉक्स का मतलब क्या है? जो लोग ने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी पढ़ाई अच्छे से की है, इनको पता होना चाहिए कि रीडॉक्स का मतलब क्या होता है। रीडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रीडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों हो रहे हैं यहां पे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो रीडॉक्स रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों बोलता है? देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड होते हैं? नॉन मेटल में। तो हमेशा याद रखना, देयरफॉर नॉन मेटल्स आर रिड्यूस्ड। क्या याद रखना है? नॉन मेटल्स आर रिड्यूस्ड। अच्छा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन है, नॉन मेटल्स आर रिड्यूस्ड, ये बात भी सही है। लेकिन ये नॉन मेटल को रिड्यूस कर कौन रहा है? नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर कौन रहा है? मेटल्स। सो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद रखना, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा तुम्हारे सामने, कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होगा, तो याद रखना एक चीज। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि कोई भी रीडॉक्स रिएक्शन में, कोई भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और नॉन मेटल्स रिड्यूस होते हैं। और नॉन मेटल्स को रिड्यूस करने वाला कौन है? मेटल्स। तो मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई कोई तो एक एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किस में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? मेटल्स में से। देयरफॉर मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करवाता है? नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर, ये लिख लेना प्लीज, ये नोट कर लेना, ये सब नहीं लिखा है किसी भी टेक्स्ट बुक में, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरा तरीका है समझाने का। प्लीज नोट कर लो इसको। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि रीडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एडिशन एंड एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन एंड रिमूवल ऑक्सीजन नहीं होता, बट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रीडॉक्स होता है, और वो इस तरीके से, इस रूल से फॉलो होता है। ठीक है? अब यहां पे क्या एग्जाम्पल दिया है देखो, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया है। तो सोडियम जब अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम जब अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जब आउटर मोस्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। सो सोडियम का सोडियम आयन में कन्वर्ट होना क्या है? वो ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन में जब कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही ऑक्सीडेशन है। लेकिन क्लोरीन, जब क्लोरीन आयन में, क्लोरीन के एनायन में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है? मतलब ये यहां पे जो दिखाया है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट होता है बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये तुम सोचोगे कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव। नो, यहां पे कॉपर आयन के फॉर्म में था कॉपर ऑक्साइड में, अब वो कॉपर एटम बन गया है। तो कॉपर आयन ने कॉपर एटम बनने के लिए क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर बना तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए तो वो रिड्यूस हो ही रहा है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसलिए भी वो रिड्यूस हो रहा है।
ठीक है। हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे तो ऑक्सीडेशन है, सही है, लेकिन तुम एक बात समझो, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है और इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. So it can be inferred from the above example that an oxidizing agent is an acceptor of electrons and a reducing agent is a donor of electron. कौन है यहाँ पे acceptor of electron? कौन accept कर रहा है इलेक्ट्रॉन? कॉपर. तो कॉपर क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. देखो यहाँ पे लिखा है, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है. और राइट, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें बताई है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हम लोग, बट आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस पर्टिकुलर वीडियो विद द होमवर्क. ये पहले ख़त्म कर लो, फिर इस वीक कुछ लाइव क्लासेस भी हैं, वो भी हम लोग करेंगे, but that will be only for the test which are upcoming. The very next day of live class you will be having your test. तो तुम्हें जो भी डाउट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में प्लीज़ वो रेडी रखो या फिर ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दो, ताकि मेरे लिए वो डाउट्स को सेग्रीगेट करना इजी हो जाए, तो हम लाइव लेक्चर में वो डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं जो रह गए अभी तक डिस्कस नहीं हो पाए वो तुम शेयर कर सकते हो in the group, right? So I'll see you in the next video. Bye bye.